नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। मुंबई में अभी राजनीति जो चल रही है महाराष्ट्र में, वो नगर निगम के चुनावों के लिए राजनीति हो रही है। और अमित शाह जी आकर के जो शरद पवार के बारे में कहा, शरद पवार ने उस बात पर आपत्ति जताई। अमित शाह जी ने कहा कि 1978 से विश्वासघात की जो राजनीति शुरू की थी, उसे हमने 20 फीट जमीन में दफनाने का काम किया। और उद्धव ठाकरे के बारे में भी कहा कि उद्धव ठाकरे ने जो द्रोह किया था, बाला साहब के सिद्धांतों को छोड़ा था, उसका भी उनको जगह दिखा दी उनकी। और जो झूठ फरेब करके मुख्यमंत्री बने थे, महाराष्ट्र ने उद्धव ठाकरे जी को उनकी जगह दिखा दी। इसको लेकर के शरद पवार जी की टिप्पणी आई है और शरद पवार जी ने कहा है कि इस तरह की राजनीति, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल अमित शाह जी कर रहे हैं, वो शोभा नहीं देता। और उन्होंने कहा कि उनसे पहले भी बहुत सारे गृह मंत्री हुए हैं, लेकिन किसी ने ऐसे बयानबाजी नहीं की, इतनी कटुता वाली राजनीति नहीं की। उन्होंने, जो हमारे शरद पवार जी हैं, उन्होंने ये भी कहा कि अब तक बहुत गृह मंत्री आए, लेकिन पहली बार ऐसा कोई गृह मंत्री है जिसे राज्य से बाहर निकाल दिया गया था। और इसके पहले किसी भी गृह मंत्री को राज्य से बाहर निकाला नहीं किया गया था। आपको पता होगा कि इनको तड़ीपार किया गया था और गुजरात से उनको एंट्री बंद कर दी गई थी कि गुजरात आप नहीं आएंगे। और सोहराबुद्दीन से एक फर्जी मामला जो हुआ था, उसको लेकर के 2 साल के लिए गुजरात से बाहर निकाला गया था इनको। और 2014 में शाह को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था। शरद पवार ने यह भी याद दिलाया अमित शाह जी को कि 1978 में मैं सीएम बना था, तब राजनीति में पक्ष विपक्ष के बीच इतनी कटुता नहीं थी। और जनसंघ के उत्तम राव पाटिल जैसे लोग मेरे मिनिस्ट्री में थे। फिर वाजपेयी पीएम बने तो उन्होंने मुझे आपदा मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष बनाया था, जबकि मैं विपक्ष में था। ये जो शरद पवार जी ने कहा है, उसका कोई बहुत गहरा अर्थ तो उसे नहीं है, लेकिन इससे पता चल रहा है कि शरद पवार जी अब जो अमित शाह को कह रहे हैं, उससे अमित शाह जी को अपनी भाषा ठीक करने की जरूरत है। और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह से इंडिया गठबंधन में टूट की बात हो रही है, और पूरे देश में बल्कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने की बात कर रहे हैं विपक्ष के नेता जो एलओपी हैं, राहुल राहुल गांधी, उनको लेकर के कई तरह की बयानबाजी हुई। फिर जो है, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी अलग हो गई, फिर अखिलेश यादव ने कुछ बयान दिया, फिर जो है ममता बनर्जी ने बयान दिया, उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया। उसको लेकर के शरद पवार जी ने भी कहा। और शरद पवार ने राहुल गांधी के खिलाफ तो कुछ नहीं बोला, लेकिन शरद पवार जी ने कहा कि इंडिया गठबंधन का गठन जो है, वो लोकसभा चुनाव के लिए हुआ था, उसका विधानसभा चुनाव से कोई लेना देना नहीं था। विधानसभा चुनाव हालांकि मिलकर के लड़े, लेकिन विधानसभा चुनाव से उसका कोई संबंध नहीं था। और जो जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होने हैं, उसमें शरद पवार किनके साथ लड़ेंगे ये तो नहीं बताया है, लेकिन जो उद्धव ठाकरे के खास जो सिपहसालार हैं, संजय राउत, उन्होंने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। उद्धव ठाकरे जी ने भी कहा कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। और अकेले चुनाव लड़ने की वजह वही है कि सबको, जो निचले स्तर के जो चुनाव होते हैं, जो नगर निगम के चुनाव होते हैं, पंचायतों के चुनाव होते हैं, उसमें अपने कार्यकर्ता को मजबूत करना होता है। और शिवसेना को जिस तरह से झटका लगा है, कांग्रेस तो राष्ट्रीय पार्टी है, कांग्रेस पार्टी फिर जो है उभर आएगी, लेकिन शिवसेना के लिए और शरद पवार जी के लिए, पार्टी के लिए बड़ी चिंता की बात है। हालांकि ये बात भी उड़ी कि शरद पवार जी की पार्टी और अजित पवार जी की पार्टी एक हो जाएगी, लेकिन शरद पवार जी ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया। पारिवारिक मेल-जोल की बात हुई थी, और जो पिछले दिन बात उड़ी थी कि अजित पवार जी की माताजी चाह रही हैं कि परिवार एक हो जाए, पार्टी एक हो जाए, तो पार्टी एक होने की बात तो नहीं है। शरद पवार ने कभी नहीं कहा कि पार्टी एक होगी। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जो खास करके मुंबई महानगर पालिका बहुत महत्वपूर्ण है, जल्द ही चुनाव होने वाला है, हो सकता है कि 4-5 महीनों के भीतर यहाँ चुनाव हो जाए, और उसकी तैयारी में सब लग गए हैं। उद्धव ठाकरे
भी चाहते हैं कि अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ा जाए, और फिर अगर चुनाव में बहुमत अगर नहीं आता तो फिर अलायंस कर लिया जाएगा। ऐसी बात की जा रही है कि उसके बाद अलायंस कर लिया जाएगा। लेकिन बेसिकली इसके पीछे मंशा है कि किस तरह से उनके कार्यकर्ताओं के भीतर जो है मनोबल उनको बढ़ाया जाए, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव के बाद जो मनोबल बढ़ा था, वो मनोबल विधानसभा चुनाव में कमजोर हुआ। चूंकि विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन, या कहिए कि आज शरद पवार जी की पार्टी एनसीपी, उसके अलावा उद्धव ठाकरे जी की पार्टी शिवसेना और कांग्रेस, तीनों पार्टी को बुरी हार मिली। और कांग्रेस ने फिर भी इन सब में, तीनों में बेहतर कांग्रेस ने किया। और इसके लिए हालांकि शरद पवार जी ने आरएसएस को बधाई दी, आरएसएस को कहा कि संगठन उनका मजबूत है, और आरएसएस की आइडियोलॉजी की हमने तारीफ नहीं की थी, उनका समर्थन नहीं किया था। क्योंकि जब उन्होंने आरएसएस की तारीफ की थी तो लोगों ने आरोप लगाया था कि अब लगता है वो भी बीजेपी के साथ मिल जाएंगे। इस पर शरद पवार ने कहा कि नहीं, हमने उनकी आइडियोलॉजी का समर्थन नहीं किया है, बल्कि जिस तरह से उनके लोग मेहनत करते हैं वो उनका समर्थन करते हैं। और दरअसल 9 जनवरी को शरद पवार जी ने कहा था कि संघ की कड़ी मेहनत की वजह से महाराष्ट्र में भाजपा और महायुति की शानदार जीत मिली थी। संघ के लोगों ने कड़ी मेहनत की और उनसे हमें सीखना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव में उनकी पार्टी किसी के साथ लड़ेगी या अलग, इस बारे में 8-10 दिनों में फैसला कर लिया जाएगा। इसको लेकर के पार्टी के भीतर मीटिंग होगी। और संभव है कि शरद पवार जी की पार्टी जो है कांग्रेस के साथ मिलकर के चुनाव लड़े, क्योंकि कांग्रेस का अब तक कोई बयान आया नहीं है। कांग्रेस का नेतृत्व अभी दिल्ली चुनाव पर कंसंट्रेट किया हुआ है। परसों जो है राहुल गांधी ने वहां पे चुनावी भाषण की शुरुआत की थी, रैली की शुरुआत की थी सीलमपुर से, और सीलमपुर में उन्होंने बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों पे हमला बोला एक साथ। और एक महत्वपूर्ण बात यह रही कि राहुल गांधी ने वहां स्थानीय मुद्दा जो है, सबसे बड़ा मुद्दा है वो प्रदूषण का है, पॉल्यूशन का है। पॉल्यूशन पे भी राहुल गांधी ने बात की और कहा कि कोई भी पार्टी को पॉल्यूशन पे बात नहीं कर रही है। और हालांकि इस बात से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में मनोबल बढ़ा है, लेकिन क्या सिर्फ मनोबल के बल पर चुनाव हो जाएगा, जीत लेंगे कांग्रेस के लोग? तो जो कांग्रेस समर्थक हैं वो भी मानते हैं कि दिल्ली में टफ है, कांग्रेस जीत करके आ जाए और अपनी दम पे सरकार बना ले, तो इम्पॉसिबल सा दिखता है। हालांकि राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी असंभव नहीं कहा जाता। तो लेकिन ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के वोट जो है बढ़ेंगे, और कांग्रेस के वोट अगर बढ़ेंगे तो किसका वोट कम होगा? वो बीजेपी के वोट भी कम हो सकते हैं और आम आदमी पार्टी के भी वोट कम हो सकते हैं। क्योंकि जो राहुल गांधी ने सामाजिक न्याय का जो बिगुल फूका है, या कहिए कि सामाजिक न्याय पे जिस तरह से वो लगातार बात कर रहे हैं, और दलितों पिछड़ों की लगातार उन्होंने ये रखा है कि उनकी कैसे भागीदारी बढ़े। और इसको लेकर के चूंकि दिल्ली में भी जो लोग हैं वो दलित पिछड़े बड़ी संख्या में हैं, जो कि झोपड़ी में बहुत सारे लोग रहते हैं, और उनका जीना जो है दूभर है। एक तो रोहिंग्या कह करके या बाहरी कह करके, बांग्लादेशी कह करके परेशान करने का सिलसिला जारी है। और पुलिस भी जो है, जब तक स्थानीय कोई नेता जो है बीजेपी का है या कुछ संघ का जो हिंदू संगठन है, उनके लोग जो है कहीं भी चले जाते हैं और वो ढूंढने लगते हैं कि कौन रोहिंग्या है। और जिस तरह से स्मृति ईरानी ने भी बयान दिया और कहा कि बांग्लादेशियों को और रोहिंग्या को ठिकाना दिया गया है, दिल्ली में बसाया गया है, वो एक साथ ऐसा लग रहा है कि वो मुस्लिम विरोध की जो राजनीति है बीजेपी की, उसी को आगे बढ़ाना चाहती है बीजेपी। और हालांकि इसका बड़ा कड़ा प्रतिवाद किया है केजरीवाल जी ने, लेकिन केजरीवाल जी की छवि भी जो है पहले से मलिन हुई है। केजरीवाल जिस तरह से भ्रष्टाचार को लेकर के या नागरिक सुविधाओं को लेकर के चर्चा में रहते आए, लेकिन अब उनकी ज्यादा चर्चा हो रही है कि किस तरह से उन्होंने धर्मनिरपेक्षता को किनारे किया है। गांधी को जिस तरह से अपने दीवार पे जो तस्वीर लगाई हुई थी, गांधी को हटा दिया उन्होंने। और अम्बेडकर को लेकर के भी बात की जाए तो अम्बेडकर को लेकर के राजेंद्र पाल गौतम, उनको 22 प्रतिज्ञाओं की वजह से हटाया गया था। और ऐसा मानना है पिछड़े समाज के जो लीडर्स हैं उनका कि केजरीवाल जो है वो
सवर्णवादी राजनीति कर रहे हैं और बीजेपी की ही लीक पर चलते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने जो रैली में भाषण किया उसमें लगा कि थोड़ा-सा नम्र है आम आदमी पार्टी के प्रति, और आम आदमी पार्टी जो है हार जाए और बीजेपी आ जाए, ऐसा कांग्रेस भी नहीं चाहती है। हालाँकि कल खबर आई फिर कि जो है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को निर्देश दिया है कि आप अपने तरीके से केजरीवाल पे भी हमला करें और जहाँ-जहाँ गलती हुई है, जो-जो गलत हुआ है उसको उजागर करें, आम आदमी के सामने, जनता के सामने, नागरिकों के सामने लेकर के जाएँ। उसके अलावा फिर अगर महाराष्ट्र लौटें तो महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव की तैयारियों में लोग लग गए हैं, तमाम नेता। और एक जो कहा जा रहा था कि उद्धव ठाकरे वापस बीजेपी के साथ हाथ मिलाने की बात कर रहे हैं, चूँकि तारीफ़ की थी ये संजय राउत ने भी और उद्धव ठाकरे ने भी मुख्यमंत्री की, उसको लेकर के। लेकिन मुख्यमंत्री ने तो नरेंद्र मोदी की भी तारीफ़ की वहाँ, जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। लेकिन ये कहा जाता है कि एक रणनीति होती है, चूँकि आप लड़ाई करके, चूँकि प्रधानमंत्री तो वही है, सत्ता दिल्ली में तो वही है। महाराष्ट्र में जैसे सत्ता में तो बीजेपी है, तो उससे लड़ाई करके आप कैसे सर्वाइव करेंगे? आप उनके मुद्दों पे भले उनको घसीटा जा सकता है, उन पे आरोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन एकदम बीजेपी विरोध करके भी नहीं चल सकते। और सरकार जब है तो सरकार के साथ मेल-मिलाप से चलना मजबूरी हो जाती है। लेकिन शिवसेना ने स्पष्ट रूप से उद्धव ठाकरे ने ये दे दिया है कि हम किसी भी हाल में नहीं मिलने वाले हैं बीजेपी के साथ। और उनकी मजबूरी भी है कि चूँकि अगर बीजेपी के साथ अलायंस करने जाते हैं वो, तो उनका फिर जो है अस्तित्व लगभग खतरे में चला जाएगा और जब लौटना उनका मुश्किल हो जाएगा, चूँकि हिंदुत्व वाले एजेंडे पे अगर उद्धव ठाकरे वापस आते हैं, तो हिंदुत्व वाले एजेंडे पे उनके लिए स्कोप नहीं है, चूँकि बीजेपी ने अपनी बाजी मार ली है और साथी के तौर पे है तो उनके पास शिंदे हैं, शिंदे की पार्टी के लोग हैं। अब उद्धव ठाकरे के लिए बेसिकली है कि वो जो बचता क्या है, व्यवस्था है। तो उद्धव ठाकरे के लिए मुझे जो लगता है कि उद्धव ठाकरे अब, उनके दादाजी जो प्रबोधन का ठाकरे थे, वो सामाजिक न्याय को सबसे आगे रखा था उन्होंने उस ज़माने में। बाल ठाकरे से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, और वो पिछड़े दलितों की बात वो करते थे, समाज में समता की बात करते थे। तो अगर उद्धव ठाकरे इस बात को उठाते हैं तो ज़ाहिर है उनका कांग्रेस के साथ उनका जो है संबंध बनता है और कांग्रेस के साथ अलायंस आगे कर सकते हैं। और जैसा कि उद्धव ठाकरे ने दिया था। उसके अलावा उनके पास ये है कि रीजनल पार्टियाँ जो होती हैं उनके पास रीजन विशेष के लिए काम करने का एक स्कोप होता है। तो क्या उद्धव ठाकरे रीजन विशेष, हालाँकि एक उन्होंने एक बीच में आई थी खबर कि मराठीवाद जो है, मराठीपन जो है उसके लिए फिर से वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से 60 या 70 के दशक में या 90 के दशक में, 90 के भी नहीं कहिए, 80 के दशक में, 90 के बाद तो बहुत धीमा पड़ गया था। उत्तर भारतीयों के खिलाफ या साउथ इंडियन लोगों के प्रति खिलाफ, उनके खिलाफ जो एक आंदोलन चलाया था शिवसेना ने, अब वैसा आंदोलन चलाना संभव नहीं, क्योंकि मुंबई की डेमोग्राफी बदल चुकी है और मुंबई में मराठी आबादी जो है वो एक तो प्रतिशत भी कम हो गई है, 30-40% के आसपास मराठी आबादी है। उसके अलावा मराठी जनमत जो है वो हर तरफ है, वो शिवसेना के साथ भी है, बीजेपी के साथ भी है और पार्टियों के साथ भी है। तो अब उस पर वापस लौटेगा मराठीवाद पर, शिवसेना लौटेगी, उद्धव ठाकरे लौटेंगे, ये तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन उद्धव ठाकरे को हिंदुत्व से अलग अपना रास्ता चुनना होगा और उद्धव ठाकरे ने इस बात के संकेत भी दिए हैं। तो फिलहाल जो राजनीति है उसमें एक ऐसा लग रहा है कि जो रीजनल दल हैं, रीजनल पार्टियां हैं, वो भी अपना रास्ता ढूंढ रही हैं। और कांग्रेस पार्टी ने जो तैयारी की है कि हमको अभी अकेले लड़ना है, अकेले अपने-अपने स्टेट्स में, अलग-अलग स्टेट्स में, चाहे दिल्ली हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, इन तमाम प्रदेशों में अपने संगठन को मजबूत करना है। और राहुल गांधी ने इसीलिए अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो सामाजिक न्याय के एजेंडे से ही आगे बढ़ेंगे, सामाजिक न्याय के एजेंडे को लेकर के चलेंगे। और अभी 18 तारीख को पटना में वो संविधान सुरक्षा जो सम्मेलन हो रहा है, वहाँ राहुल गांधी आ रहे हैं और वहाँ बहुत कुछ संभावना है कि कुछ नई बात भी यहाँ करेंगे। बिहार में जो दल है, उसको कैसे संगठन को मजबूत करेंगे, इस पर भी बात करने की संभावना है। और ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जो है अब, हालाँकि केजरीवाल ने कहा है कि राहुल गांधी
पार्टी बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं देश बचाने की लड़ाई लड़ रहा हूँ। लेकिन एक स्टेट में बैठ करके, दिल्ली में बैठ करके कितना देश बचा लेंगे केजरीवाल, ये समझने वाली बात है। और देश कैसे बचेगा? क्या हिंदू राष्ट्र का समर्थन करके देश बचेगा, या देश बचेगा सामाजिक न्याय के रास्ते चल करके देश बचेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जो शरद पवार की मैंने बात शुरू की थी, तो शरद पवार वापस जो है वो धर्मनिरपेक्षता वाले, जो उनका जो उनकी जो भाषा है या जो सिद्धांत है, उससे हटने वाले तो है नहीं। हाँ, अडानी वाले मुद्दे पे जो है वो अलग हो जाते हैं राहुल गांधी से। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से तमाम रीजनल पार्टियों से इतर आगे बढ़ करके अडानी का मुद्दा हो, या सामाजिक न्याय का मुद्दा हो, या पॉल्यूशन का मुद्दा हो दिल्ली में, हालांकि पॉल्यूशन पूरे देश में मुद्दा बनेगा आने वाले समय में, क्योंकि पॉल्यूशन केवल दिल्ली की समस्या नहीं है, मुंबई में भी पॉल्यूशन बहुत गहरा है, लखनऊ में है, पटना में है, बेगूसराय जैसे शहर में है, बिहार शरीफ में है। पॉल्यूशन एक बड़ी समस्या देश की बनने जा रही है। और आप जानते हैं कि देश में किस तरह से फेफड़ों की बीमारियां, सांस लेने की बीमारियां, दमा आदि बीमारियां हो रही हैं। और अगर समय रहते सरकार ने इस पर अंकुश नहीं लगाया, या अलार्म अलार्म नहीं लगाया, या अलर्ट नहीं, लोगों को जागरूक नहीं किया, खुद जागरूक नहीं हुई सरकार, तो बड़ी मुसीबत बन जाए। राहुल गांधी उस पर चिंता कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। तो अभी देश की जो राजनीति है वो एकला चलो वाली राजनीति कांग्रेस चलेगी, और रीजनल पार्टियां भी जो है, जो भी सत्ता से बाहर है पार्टियां, वो अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। ये सच्चाई है। तो और कुंभ मेला में आप देख ही रहे हैं कि कुंभ में लोग कह रहे हैं इतने लाख लोगों ने डुबकी लगाई, मीडिया बोल रहा है, जबकि सच्चाई कुछ और बयान कर रहे हैं। और कुंभ पे अभी तो 45 दिन तक कुंभ चलेगा, 26 जनवरी तक कुंभ चलेगा, 26 फरवरी तक, क्षमा करेंगे, 26 फरवरी तक कुंभ है। तो फिलहाल इतना ही, कल बात करेंगे हम फिर किसी नए विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद।